Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. जब कोई शासन केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, प्रशासन और दूरदृष्टि से चलता है तब वह सिर्फ साम्राज्य नहीं बल्कि इतिहास बन जाता है और यही था मुगल साम्राज्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज में। आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, मुगल एम्पायर और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मुगल साम्राज्य का इतिहास केवल युद्धों और विजयों का नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत संगठित और प्रभावशाली प्रशासनिक प्रणाली का उदाहरण भी है जिसने भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। सबसे पहले बात करते हैं मुगल एम्पायर की स्थापना की। 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने इस साम्राज्य को विस्तार और मजबूती प्रदान की। अब बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन की। फर्स्ट, मुगल सम्राटों के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती थी। वे शासन, न्याय और रेवेन्यू के सर्वोच्च निर्णयकर्ता होते थे, लेकिन शासन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था। सेकंड, अकबर के समय में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया आयाम पाया। उन्होंने मनसबदारी सिस्टम लागू किया जिसमें अधिकारियों को 2 पैरामीटर्स के आधार पर रैंक दी जाती थी, जाट और सवार। जाट दर्शाता था उनकी स्टेटस और वेतन को, जबकि सवार बताता था उनके अधीन घुड़सवार सैनिकों की संख्या। थर्ड, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए टोडरमल ने ऐनी दसाला और ज़ब्त सिस्टम लागू किया। इसमें जमीन की उपज और उपयुक्तता के आधार पर कर निर्धारण होता था। इससे किसानों पर अनावश्यक बोझ कम हुआ और रेवेन्यू कलेक्शन भी सुगठित हुआ। फोर्थ, न्याय व्यवस्था भी संगठित थी। सम्राट स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। उसके नीचे काजी और अन्य न्यायिक अधिकारी सिविल और क्रिमिनल मामलों को देखते थे। फिफ्थ, मुगल काल में साम्राज्य को सूबास में बांटा गया। हर सूबा का प्रमुख होता था सूबेदार। सूबास फर्दर सरकार और परगना में विभाजित होते थे। इस तरह प्रशासनिक व्यवस्था एक पिरामिड स्ट्रक्चर में काम करती थी। सिक्स्थ, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए मुगलों ने एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम और एस्पियोनाज नेटवर्क भी विकसित किया था। यह इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में उनकी दक्षता को दर्शाता है। सेवेंथ, आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर को भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा माना जाता था। लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल जैसे निर्माण सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि प्रशासन की सांस्कृतिक नीति के प्रतीक थे। 8, धार्मिक नीति की बात करें तो अकबर की नीति सोल इक्वल यानी यूनिवर्सल टॉलरेंस पर आधारित थी। उन्होंने दीनी इलाही जैसी वैचारिक पहल की जो धर्मों के बीच एकता की भावना को दर्शाती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन केवल शासन की बात नहीं करता बल्कि यह समाज के हर पहलू को छूता है, चाहे वह राजस्व हो, न्याय हो, सैन्य व्यवस्था हो या संस्कृति। अगर शासन कला है तो मुगल काल उसका स्वर्ण युग था। उनके बनाए ढांचे आज भी हमारे प्रशासन की नींव में जीवित हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में अपने विचार और सवाल जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे आपके समर्थन का एहसास हो और ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुमूल्य समय और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाते जाते एक सवाल, अकबर के द्वारा लागू किए गए मनसबदारी सिस्टम में जाट और सवार का क्या महत्व था और इनका प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा? अपना उत्तर कमेंट में लिखिए और बताइए कि आज का विषय आपको कितना जानकारीपूर्ण लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा। इस जर्नी में मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।